करंट अफेयर्स डाइजेस्ट का है। आज हम सिर्फ एक व्यापार समझौते की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम दिल्ली और ब्रुसेल्स के बीच जो एक एक नई वैश्विक व्यवस्था बन रही है, उसके नक्शे को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ। हमारे हाथ में जो दस्तावेज है वो भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए एक ऐसे समझौते से जुड़े हैं जिसे यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष ने खुद क्या कहा था उन्होंने? मदर ऑफ ऑल डील्स। मदर ऑफ ऑल डील्स। और ये कोई मतलब बड़ा चढ़ा करके की बात नहीं है। आप अंदाजा लगाइए, दुनिया की जो कुल जीडीपी है उसका लगभग 1/4 हिस्सा 25% सिर्फ इन दो यानी भारत और यूरोपीय संघ से जुड़ा हुआ है। 1/4। हाँ, इसीलिए इसे इतना भारी भरकम नाम दिया गया है। राइट। ये समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक बहुत बड़े हिस्से को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। और ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार तो है नहीं। इस डील के पीछे लगभग 20 सालों की बातचीत है। 20 साल? बिल्कुल 20 साल। मतलब जब ये बातचीत शुरू हुई थी तब तो शायद हम में से ज्यादातर लोगों के पास स्मार्टफोन भी नहीं थे। नहीं, सही बात है। दुनिया पूरी तरह बदल गई और ये डील अब जाकर कह सकते हैं अपने अंजाम तक पहुंची है। ये दिखाता है कि ऐसे समझौते कितने जटिल होते हैं। बिल्कुल। और एक जरूरी बात हमें शुरू में ही साफ कर लेनी चाहिए। समझौते को अभी अंतिम रूप दिया गया है, ये लागू नहीं हुआ है। अच्छा। अब दोनों पक्ष इसे अपनी अपनी संसदों और व्यवस्थाओं से पारित करवाकर लागू करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ये भारत के 1.4 अरब लोगों और यूरोप के लाखों नागरिकों के लिए नए अवसर पैदा करेगा। तो इसका दायरा सिर्फ चीजों की खरीद बिक्री से कहीं ज्यादा बड़ा है। इसमें निवेश है, तकनीक है और एक गहरी रणनीतिक साझेदारी भी शामिल है। तो चलिए इस मदर ऑफ ऑल डील्स की परतें खोलते हैं। इस लेन देन में आखिर है क्या? सबसे पहले उस सवाल पर आते हैं जो हर कोई पूछ रहा है, भारत इस सौदे में दे क्या रहा है? देखिए, भारत ने एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम उठाया है। समझौते के तहत भारत यूरोप से आने वाले लगभग 97% उत्पादों पर जो सीमा शुल्क लगता है, जिसे टैरिफ कहते हैं, हाँ? उसे या तो काफी हद तक कम कर देगा या फिर पूरी तरह खत्म कर देगा। ये एक बहुत बड़ी रियायत है। 97%। ये तो मतलब लगभग सब कुछ ही हो गया। इसका असल जिंदगी में क्या मतलब होगा? जैसे कारों का उदाहरण लेते हैं, वो हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। कारों का उदाहरण इसे समझने के लिए सबसे अच्छा है। अभी की स्थिति यह है कि यूरोप से आने वाली कारों पर भारत में 70% से लेकर 110% तक का भारी भरकम टैरिफ लगता है। 110%? जी, इसी वजह से वो यहाँ इतनी महंगी होती हैं। इस समझौते के तहत अगले 5 सालों में इस टैरिफ को धीरे धीरे घटाकर सिर्फ 10% पर लाया जाएगा। 110% से सीधा 10%? ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। इसका मतलब तो वोक्सवैगन, BMW और रेनो जैसी जर्मन और फ्रांसीसी कंपनियों के लिए भारत में एक बहुत बड़ा दरवाजा खुल जाएगा। आपने बिल्कुल सही समझा। जर्मनी को इसका सबसे बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि वो यूरोप का ऑटोमोबाइल हब है। अच्छा? और सिर्फ बनी हुई कारें ही नहीं, उनके पार्ट्स पर लगने वाला टैरिफ भी कम होगा। एक अनुमान ये है कि सिर्फ इन टैरिफ कटौतियों से यूरोपीय कंपनियों को सालाना लगभग 4 अरब यूरो की बचत हो सकती है। 1 मिनट, 4 अरब यूरो? ये आंकड़ा किसका है? मतलब ये यूरोपीय कार लॉबी का अनुमान है या कोई स्वतंत्र आकलन है? क्योंकि अक्सर ऐसे बड़े सौदों में फायदों के आंकड़ों को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। ये एक अच्छा सवाल है। ये आंकड़ा यूरोपीय संघ द्वारा जारी किए गए अनुमानों पर आधारित है। तो जाहिर है वो अपने पक्ष के फायदों को उजागर करेंगे। असली बचत कितनी होगी ये तो बाजार की स्थितियों पर निर्भर करेगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। कारों के अलावा एक और चीज है जो यूरोप से आती है और भारत में बहुत महंगी बिकती है, शराब। उसका क्या होगा? शराब पर इस समय 150% तक का टैरिफ लगता है। 150%? हाँ, जो दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक है। समझौते में इसे भी धीरे धीरे कम करने का रास्ता बनाया गया है। पहले इसे घटाकर 75% पर लाया जाएगा और फिर कुछ सालों में 20% तक। अच्छा। इसका सीधा असर ये हो सकता है कि भारत में ब्रांडेड यूरोपियन वाइन और विस्की की कीमतें काफी कम हो जाए। इसी तरह कृषि से जुड़े जो खाद्य उत्पाद हैं, उन पर लगने वाले औसत 36% शुल्क में भी कटौती की जाएगी। तो भारत कारों पर, शराब पर और कई चीजों पर टैरिफ घटा रहा है। ये तो यूरोप के लिए एक बहुत बड़ी जीत लगती है। जाहिर है हमारे वार्ताकारों ने इसके बदले में कुछ बहुत ठोस मांगा होगा। तो हमारी झोली में क्या आया? यूरोप भारत को क्या दे रहा है? बिल्कुल, ये एक दो तरफा सौदा है। यूरोप ने भी भारत के लिए अपने बाजार खोले हैं।
समझौते के मुताबिक यूरोप अगले 7 सालों में भारत से आने वाले 99.5% उत्पादों पर से टैरिफ या तो कम कर देगा या पूरी तरह हटा देगा। 99.5%? जी, ये भारत के निर्यातकों के लिए एक जबरदस्त खबर है। 99.5% तो मतलब ये तो लगभग हमारे सभी उत्पादों को कवर कर लेता है। इससे हमारे कौन-कौन से उद्योगों को पंख लग सकते हैं? इससे कई भारतीय उद्योगों के लिए 45 करोड़ अमीर उपभोक्ताओं का यूरोपीय बाजार खुल जाएगा। तत्काल फायदा हमारे कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग और रत्न व आभूषण उद्योग को मिलेगा, जो पहले से वहां निर्यात करते हैं लेकिन टैरिफ की वजह से प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाते थे। सही बात है। इसके अलावा समुद्री उत्पाद जैसे मछली और झींगा और रसायन, रबड़ और बेस मेटल जैसे उद्योगों को भी एक बड़ा, कह सकते हैं, इम्पुल्सो मिलेगा। ये तो व्यापार की बातें हुई। मैंने सुना है कि इसमें जलवायु परिवर्तन को लेकर भी कुछ खास है, जो इसे सिर्फ एक व्यापारिक समझौते से ज्यादा बनाता है। हाँ, और ये समझौते का एक बहुत ही दूरदर्शी हिस्सा है। अच्छा। 2026 में एक EU इंडिया जलवायु सहयोग मंच बनाया जाएगा। अच्छा। इसके साथ ही 500 मिलियन यूरो का एक फंड भी स्थापित होगा। इस फंड का इस्तेमाल भारत में जलवायु परिवर्तन के असर जैसे बाढ़, सूखा और दूसरी आपदाओं से निपटने में तकनीक और वित्तीय मदद देने के लिए किया जाएगा। तो ये साझेदारी सिर्फ मुनाफे से आगे बढ़कर साझा चुनौतियों पर काम करने की है। बिल्कुल। तो एक तरफ कारों और शराब पर टैरिफ कम हो रहा है, हाँ। और दूसरी तरफ हमारे कपड़ों और गहनों के लिए बाजार खुल रहा है। साथ में जलवायु पर सहयोग भी है। सुनने में तो सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कहानी में कोई पेच भी होगा है। वो कौन सी बातें हैं जो अभी तक साफ नहीं है? हाँ, और यहीं पर यह डील सबसे ज्यादा दिलचस्प और जटिल हो जाती है। समझौते के कई अहम पहलू अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। जैसे? सबसे बड़ा सवाल कृषि क्षेत्र को लेकर है। बातचीत के दौरान भारत और यूरोप दोनों ही अपने किसानों को बचाने के लिए कृषि को इस समझौते से बाहर रखना चाहते थे, लेकिन अंतिम दस्तावेज में क्या तय हुआ है, इस पर पूरी तरह से चुप्पी है। और एक और शब्द है जो बातचीत के दौरान बार बार आ रहा था, CBAM। ये सुनने में बहुत भारी भरकम लगता है। आसान भाषा में ये क्या बला है, और ये हमारे लिए इतना बड़ा सिरदर्द क्यों था? सोचिए, ये यूरोप का एक तरह का ग्रीन टैक्स है। ग्रीन टैक्स? हाँ, इसका पूरा नाम है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसका मतलब ये है कि अगर भारत में बना स्टील यूरोप में बने स्टील के मुकाबले ज्यादा प्रदूषण फैलाकर बनता है, तो यूरोप भारत के स्टील पर अपने बॉर्डर पर ही एक अतिरिक्त टैक्स लगा देगा। अच्छा, ताकि वो महंगा हो जाए और यूरोपीय कंपनियों को नुकसान ना हो। बिल्कुल। तो ये एक तरह का पर्यावरण के नाम पर लगाया गया टैरिफ है। इससे हमारे स्टील, एल्यूमिनियम और सीमेंट जैसे उद्योगों के लिए यूरोप में मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। भारत चाहता था कि उसे इससे छूट मिले। ये बातचीत का सबसे बड़ा रोड़ा था। इस पर क्या सहमति बनी, इसकी कोई भी जानकारी अभी बाहर नहीं आई है। ये समझौते का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर मान लें कि CBAM पर हमें कोई खास छूट नहीं मिली, तो क्या ये संभव है कि टैरिफ कम होने के बावजूद हमारे कुछ उद्योगों के लिए ये डील फायदे की जगह नुकसान का सौदा बन जाए? ये एक बहुत बड़ी आशंका है, क्योंकि एक तरफ से दरवाजा खुलेगा और दूसरी तरफ ग्रीन टैक्स की दीवार खड़ी कर दी जाएगी। बिल्कुल संभव है। अगर CBAM की मार हमारे उद्योगों पर पड़ती रही, तो टैरिफ कम होने का फायदा काफी हद तक खत्म हो सकता है। इसीलिए जब तक इस पर स्थिति साफ नहीं होती, हम इस डील के पूरे असर का सही आकलन नहीं कर सकते। तो इन सब अनिश्चितताओं के बावजूद इस समझौते को इतना ऐतिहासिक क्यों कहा जा रहा है? इसका बड़ा महत्व क्या है? इसका महत्व 2 स्तरों पर है, एक आर्थिक और दूसरा वैश्विक या भू राजनीतिक। आर्थिक स्तर पर सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि भारतीय उत्पादों को यूरोपीय बाजार तक आसान पहुंच मिलेगी। लेकिन यहाँ एक और पेंच है। वो क्या है? वो है टैरिफ और नॉन टैरिफ बाधाओं के बीच का फर्क। इसे थोड़ा और आसान करके समझाइए। जरूर। मान लीजिए यूरोप ने भारत के आमों पर से 30% का टैरिफ हटा दिया। खुशी की बात है। हाँ। लेकिन साथ ही उसने ये नियम बना दिया कि भारत से आने वाले हर आम की पैकिंग एक खास तरह के प्लास्टिक में होनी चाहिए और उसमें किसी एक केमिकल का स्तर 0 होना चाहिए। अच्छा। जो भारतीय परिस्थितियों में उगाए गए आम के लिए लगभग असंभव है। तो नतीजा क्या होगा? हमारा आम यूरोप के बाजार में घुस ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। टैरिफ 0 होने के बावजूद इसी को नॉन टैरिफ बैरियर कहते हैं, यानी गुणवत्ता, स्वास्थ्य या पर्यावरण से जुड़े इतने सख्त नियम बना देना कि कोई उन्हें पूरा ही ना कर पाए। समझ गई। मतलब टैक्स की दीवार हटाकर नियमों और मानकों की दीवार खड़ी कर देना। ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि यूरोप अपने कड़े मानकों के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। भारत के बहुत से कृषि और खाद्य उत्पाद यूरोप के इन्हीं कड़े क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की वजह से वापस भेज दिए जाते हैं।
अगर ये बाधा बनी रही तो सिर्फ टैरिफ कम होने का पूरा फायदा हमें नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ये सब तो बड़े उद्योगों और अर्थव्यवस्था की बात हुई। लेकिन अगर कोई आम इंसान ये सुन रहा है तो उसके लिए इस डील का मतलब क्या है? क्या कल से उसकी खरीदारी सस्ती हो जाएगी? आम इंसान के लिए सबसे सीधा और बड़ा असर यूरोपीय कारों की कीमतों पर दिख सकता है। जैसे हमने बात की, टैरिफ 10% पर आने के बाद वोल्क्सवैगन, रेनो या यहाँ तक कि BMW जैसी कंपनियां भारत में अपनी कारें सस्ती कर सकती हैं। तो मध्यम वर्ग का एक बड़ा तबका शायद इन कारों को खरीदने के बारे में सोच पाए। हाँ, जो आज उनकी पहुंच से बाहर है। अब जरा और बड़े कैनवस पर देखते हैं। आज की दुनिया में जहां हर तरफ तनाव और अनिश्चितता है, इस समझौते का वैश्विक महत्व क्या है? इसका वैश्विक महत्व शायद इसके आर्थिक महत्व से भी ज्यादा है। पहली बात, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, जो वैश्विक व्यापार के नियम बनाता था, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। उसमें गतिरोध आ गया है। हाँ, ऐसे में भारत के लिए द्विपक्षीय समझौते यानी दो देशों या समूहों के बीच सीधे डील करना अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी हो गया है। मतलब हम एक वैश्विक व्यवस्था के भरोसे बैठने की बजाय अपने लिए खुद रास्ते बना रहे हैं? एकदम सही। दूसरी और सबसे बड़ी बात है चीन। पिछले एक दशक में यूरोप को ये एहसास हुआ है कि वो अपनी जरूरतों के लिए चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गया है। अब यूरोप डी रिस्किंग यानी चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की रणनीति पर चल रहा है। वो एक ऐसे भरोसेमंद और बड़े भागीदार की तलाश में है जो चीन का विकल्प बन सके। और यहाँ भारत उस भूमिका में एकदम फिट बैठता है। बिल्कुल, ये डील सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, ये यूरोप का भारत पर एक बड़ा रणनीतिक दाव है। और इसमें सेमीकंडक्टर्स और महत्वपूर्ण खनिज जैसे भविष्य के क्षेत्रों की क्या भूमिका है? आपने इनका जिक्र किया था। हाँ, महत्वपूर्ण खनिज यानी क्रिटिकल मिनरल्स वो खनिज हैं जो आज की टेक्नोलॉजी के लिए सांसों की तरह हैं, जैसे लिथियम, कोबाल्ट, जो मोबाइल फोन की बैटरी से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सेमीकंडक्टर तक में लगते हैं। और अभी इनकी सप्लाई चेन पर चीन का दबदबा है। सही बात है। यह समझौता भारत और यूरोप को मौका देता है कि वो मिलकर इन खनिजों के लिए एक नई भरोसेमंद सप्लाई चेन बनाएं, ताकि भविष्य की तकनीक के लिए किसी एक देश पर निर्भर न रहना पड़े। और इस पूरी तस्वीर में अमेरिका कहाँ है? उसकी टैरिफ नीतियां भी तो काफी अप्रत्याशित रही हैं। आपने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया। अमेरिका की अमेरिका फर्स्ट नीतियों के कारण वैश्विक व्यापार में बहुत अनिश्चितता है। यहाँ तक कि यूरोप और अमेरिका के बीच भी व्यापार को लेकर तनाव और भरोसे की कमी साफ दिखती है। ऐसे माहौल में ये समझौता भारत और यूरोप दोनों को एक दूसरे के रूप में एक स्थिर, भरोसेमंद और नियमों पर चलने वाला व्यापारिक साझेदार देता है। दुनिया भारत को एक विश्वसनीय, लोकतांत्रिक और स्थिर अर्थव्यवस्था के रूप में देख रही है। ये समझौता उसी छवि को और मजबूत करता है। तो कुल मिलाकर ये एक ऐतिहासिक समझौता है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। कुछ पन्ने अभी भी खाली हैं, जैसे सीबैम और कृषि, लेकिन जो दिशा दिख रही है वो भारत के लिए आर्थिक और रणनीतिक दोनों ही लिहाज से काफी सकारात्मक नजर आती है। निश्चित रूप से, अगर इसे सही भावना के साथ लागू किया गया तो ये भारत की अर्थव्यवस्था और विदेश नीति दोनों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। ये भारत को वैश्विक सप्लाई चेन के केंद्र में लाने की क्षमता रखता है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये समझौता सिर्फ कागज पर मौजूद शुल्कों को हटाने तक ही सीमित रहेगा, या फिर ये असल में जमीनी स्तर पर उन अदृश्य दीवारों यानी नॉन टैरिफ बाधाओं को भी गिरा पाएगा जो भारतीय उत्पादों को यूरोपीय बाजारों से दूर रखती हैं? इस मदर ऑफ ऑल डील्स की असली सफलता इसी सवाल के जवाब पर निर्भर करेगी। शारदा ऑनलाइन क्लास से PDF ले सकता है।